नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे काव्य के लक्षण पर। कविता क्या है, उसका क्या स्वरूप है, कविता को काव्य को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इसको लेकर के विभिन्न आलोचकों ने, चिंतकों ने, काव्य शास्त्रियों ने चिंतन मनन किया और काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। और ये प्रयास हम देखते हैं प्राचीन काल से चला आ रहा है। संस्कृत में सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ये परंपरा काव्य को परिभाषित करने की प्रारंभ होती है। और फिर हम देखते हैं पूरे हमारा संस्कृत का एक जो समृद्ध काव्य शास्त्र है, उसमें विभिन्न काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने अपने अपने अनुसार काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। फिर संस्कृत काव्य शास्त्र को देखते हुए हिंदी के जो कवि आचार्य हुए, उन्होंने भी काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। और फिर आधुनिक काल में आधुनिक कवि या जो समीक्षक समालोचक थे, उन्होंने अपने ढंग से काव्य को परिभाषित किया। इसी तरह से पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य के विभिन्न लक्षणों को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो आज हम मित्रों बात करेंगे काव्य के लक्षण पर, संस्कृत काव्य शास्त्रियों के मत को देखते हुए, मध्यकाल के कवि आचार्यों ने जो काव्य को लेकर के लक्षण बताए, फिर आधुनिक काल में, और फिर पाश्चात्य विद्वानों के, और फिर हम इन सब का एक समीक्षा करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि काव्य के लक्षण क्या है या काव्य को किस रूप में जाना जा सकता है, काव्य के मूल तत्व क्या है। तो ये आज हमारी चर्चा के मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे। तो काव्य के लक्षण को तो पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया भरत मुनि ने, पर भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक के संदर्भ में कुछ काव्य की विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा, मृदु ललित पद पाठ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्तिमन नृत्य योज्यम बहुकृत रस मार्गम संधि संधान युक्तम संभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। तो क्या बताया कि नाटक, बात तो वे नाटक के संदर्भ में कर रहे हैं, परंतु काव्य के भी यही लक्षण कहे कि वे कैसा होना चाहिए, मृदु और ललित हो, पाठ्यम पढ़ने योग्य हो, उसमें गूढ़ शब्दार्थ से हीन होना चाहिए, कि सरलता हो उसमें, ऐसे गंभीर गूढ़ अर्थ ना हो जिनको समझने में श्रोता को, पाठक को, दर्शक को कठिनाई हो। और कैसा हो, सामान्य व्यक्ति के लिए सुख बोध्य हो, सुखकारी हो। नृत्य योज्यम, अब ये जो नृत्य योज्यम कह रहे हैं ये नाटक के संदर्भ में, और जो संधि संधान युक्त कहते हैं वे भी नाटक के संदर्भ में। और बहुकृत रस मार्गम, और रस से युक्त होना चाहिए। तो इस तरह से भरत मुनि ने कोई एक निश्चित रूप से रस को परिभाषित नहीं किया, परंतु काव्य के परिभाषित नहीं किया, काव्य के लक्षण नहीं दिए, बस काव्य की कुछ मुख्य विशेषताएं बताई। काव्य को परिभाषित करने का या उसके लक्षण देने का सर्वप्रथम प्रयास किया भामा ने। भामा जो अलंकारवादी आचार्य रहे, जिन्होंने काव्य अलंकार की रचना की, और उन्होंने सर्वप्रथम काव्य का लक्षण देते हुए कहा, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्द और अर्थ दोनों का सहित भाव ही काव्य है। मित्रों, एक बात ध्यान देने की है कि जो संस्कृत के काव्य शास्त्री थे, उन्होंने जितने भी लक्षण दिए, काव्य हेतु की जब बात करते हैं, काव्य प्रयोजन की या काव्य लक्षण की बात करते हैं, या विभिन्न संप्रदायों के जो प्रणेता रहे, उन्होंने सूत्र शैली का प्रयोग किया। वे कम से कम शब्दों में, सूत्र में अपनी बात कहते थे, और परवर्ती समीक्षक, परवर्ती
जो समालोचक थे या परवर्ती काव्य शास्त्री थे, वे अपने ढंग से उन पर कारिकाएं लिखते थे, टीकाएं लिखते थे। तो भामा ने भी सूत्र रूप में कहा शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, कि काव्य क्या है, शब्द और अर्थ दोनों का सहित भाव, कि काव्य में शब्द की भी महत्ता है और अर्थ को भी महत्वपूर्ण है। तो भामा ने जब शब्द और अर्थ दोनों की बात कही तो उनके परवर्ती अलंकारवादी आचार्य दंडी हुए, जिन्होंने काव्यादर्श की रचना की। उन्होंने कहा काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए, शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात अभीष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य शरीर है। अब यहाँ देखिए मित्रों, जहाँ भामा शब्दार्थ दोनों को काव्य कहते हैं, वहाँ दंडी भामा की ही बात को काटते हुए अपना जो काव्य लक्षण दे रहे हैं, वे शब्दार्थ की बात ना करके पदावली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वे शब्द की बात करते हैं, अर्थ उसके साथ नहीं लेते हैं। तो यही भामा और दंडी में मूल अंतर है। वे शब्दार्थों, शब्द और अर्थ दोनों को सम रूप में ले रहे हैं और ये कहते हैं कि शब्द पदावली, और पदावली भी कैसी, उसके लिए उन्होंने पारिभाषिक शब्द दे दिया इष्टार्थ, कि जो अभीष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली। तो ये पदावली जो है, इसको उन्होंने काव्य का शरीर कहा है। भामा के समय तक, दंडी के समय तक काव्य की आत्मा की बात नहीं की जाती थी, आत्मा की चर्चा यहाँ तक नहीं मिलती है, परंतु दंडी संकेत रूप में काव्य शरीर की चर्चा कर रहे हैं, कि वे पदावली को काव्य का शरीर मान रहे हैं, परंतु आत्मा शब्द का प्रयोग इनके काव्यादर्श में नहीं मिलता। फिर इनके पश्चात आए आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने भी भामा का समर्थन करते हुए कहा ननु शब्दार्थौ काव्यम, कि निश्चित रूप से शब्द और अर्थ ही काव्य है। फिर आए ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की, ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना, और उन्होंने क्या कह दिया, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, अर्थात काव्य तो शब्दार्थ के शरीर वाला है, उसकी आत्मा तो कुछ और है। तो शब्द और अर्थ को जो काव्य भामा ने माना, वहाँ आनंदवर्धन शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर कहते हैं, और उसकी आत्मा कुछ और है जब कहते हैं, तो कुछ और से उनका अभिप्राय ध्वनि तत्व से है, क्योंकि उनके लिए ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। तो इसलिए यहाँ पर जो कुछ और है, वे उस ध्वनि तत्व की ओर संकेत कर रहे हैं। तो शब्दार्थ को मान रहे हैं आनंदवर्धन भी, परंतु उसको वे काव्य का शरीर, काव्य का बाह्य पक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर आते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन जो रीति संप्रदाय के संस्थापक रहे, प्रतिष्ठापक रहे, और जिन्होंने सर्वप्रथम आत्मा की बात की। उन्होंने ही सर्वप्रथम कहा रीतिरात्मा काव्य से, कि रीति ही काव्य की आत्मा है। अब फिर ये रीति क्या है, तो वहाँ वे कहते हैं विशिष्टा पद रचना रीति, कि विशिष्ट पदों की रचना ही रीति है। फिर वही प्रश्न उठा कि विशिष्ट क्या है, तो फिर वहाँ कहते हैं विशिष्ट, विशेषों की गुण को विशेष कहते हैं वो। तो इस तरह से काव्य की आत्मा के रूप में उन्होंने जब रीति की प्रतिस्थापना की, तो वहाँ वे काव्य का लक्षण देते हुए कहते हैं काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, कि जब शब्दार्थ गुण और अलंकारों से संपन्न हो तथा दोषों से रहित हो, तो उसे काव्य कहा जाता है। यहाँ इन्होंने 3 शर्त रख दी वामन ने।
शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, भामा ने कहा। वे शब्द और अर्थ की बात करते हैं, उसके अतिरिक्त उन्होंने अपने सूत्र में कुछ नहीं कहा। अब वामन जो है वो शब्द अर्थ को कैसा कह रहे हैं, शब्दार्थ कैसा हो, गुण और अलंकारों से संपन्न हो। क्योंकि गुण से अभिप्राय ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। और काव्य जो है, शब्दार्थ जो है वो अगर गुण से अलंकार से युक्त है तभी वे काव्य कहलाएगा, तभी शब्दार्थ जो है वो काव्य की संज्ञा को धारण कर सकता है। अगर वे गुण से अलंकारों से रहित है तो वे शब्दार्थ मात्र शब्दार्थ शब्द रहेंगे, वे काव्य की संज्ञा को धारण नहीं कर सकते। और साथ ही क्या कहा, दोष से रहित। काव्य दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, दोषों का अभाव होना चाहिए, उसे ही काव्य कहा जाता है। फिर आगे चल कर के आते हैं आचार्य कुंतक, जिन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की। वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना और उन्होंने क्या कहा, शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनी, बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद इव आह्लादकारिणी। मूल शब्दार्थ को सभी काव्य शास्त्री आचार्य ले रहे हैं, जिसकी चर्चा प्रारंभ में भामा ने की। तो ये भी शब्दार्थौ सहितौ कहते हैं, पर शब्द और अर्थ का सहभाव कैसा होना चाहिए, वक्र कवि व्यापारशालिनी। उसमें जो कविता है वो उसमें वक्रता होनी चाहिए। वक्रता से अभिप्राय असाधारण उक्ति, सामान्य उक्ति नहीं, वक्र उक्ति। वे वक्र कवि व्यापारशालिनी। तो इस तरह से इनके काव्य की जो मूल रहे वे था शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य होते हैं। एक तो इनका पहला विशेष जो पक्ष था वो ये था। दूसरा इन्होंने कहा वक्रता से विचित्र गुणों और अलंकारों की संपदा का परस्पर स्पर्धा पर आ जाना ही शब्दार्थ का उचित सहभाव है, वही वक्र कवि व्यापार शालिनी। फिर वक्रोक्ति से संपन्न या अलंकृत शब्दार्थ ही काव्य का मूल है, क्योंकि इन्होंने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना। इनके काव्य ग्रंथ का नाम ही वक्रोक्ति काव्य जीवितम है और सभी अलंकारों का मूल ही ये वक्रोक्ति को मानते हैं। तो इसलिए शब्दार्थ जो है वे काव्य का मूल है, पर कैसा शब्दार्थ, जो वक्रोक्ति से संपन्न है। और अलंकृत शब्दार्थ को काव्य मर्मज्ञों के आह्लादन में सक्षम होना चाहिए। अब यहाँ कुंतक बात करते हैं सहृदय के साथ कि काव्य कैसा हो, अलंकृत हो, और वो कैसा हो, काव्य मर्मज्ञों को आह्लादित करने में सक्षम होना चाहिए। सहृदय को आनंद दे, सहृदय को सरसता प्रदान करे, उन्हें आह्लादकारी प्रतीत हो। तो पहली बार कुंतक काव्य के लक्षण में सहृदय को, पाठक को भी जोड़ते हैं, तो तदीव आह्लादकारिणी की बात करते हैं। इसके पश्चात आचार्य मम्मट आए। आचार्य मम्मट ने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, जैसे कुंतक ने या भामा ने या आनंदवर्धन आदि ने ध्वनि संप्रदाय की या अलंकार संप्रदाय की, रीति संप्रदाय आदि की स्थापना की। इस तरह से कोई नया संप्रदाय मम्मट ने नहीं बनाया। उनकी रचना है काव्य प्रकाश, और काव्य प्रकाश में वे जो काव्य का लक्षण देते हैं, इनका काव्य लक्षण परवर्ती, जो मध्यकाल में हिंदी में कवि आचार्य हुए, उनका प्रेरणा स्रोत बना। परवर्ती काल में हिंदी में जितने भी कवि आचार्य थे, उन्होंने मम्मट के ही काव्य लक्षण को आधार बनाया। मम्मट ने काव्य लक्षण दिया, तद दोषौ शब्दार्थौ
सगुणाव अनलंकृति पुनः क्वापि। अर्थात काव्य कैसा होना चाहिए? दोष रहित। फिर कहा कि वो शब्दार्थ हो, और ये शब्दार्थ कैसे हो? सगुणाव, गुणों से युक्त। उसमें प्रसाद गुण हो, माधुर्य गुण हो, ओज गुण हो, कोई भी गुण हो, गुणों से युक्त होना चाहिए। और तीसरी शर्त लगा दी अनलंकृति पुनः क्वापि, कि वैसे तो काव्य में अलंकार का होना, अलंकृत होना अच्छा है या उत्तम है, परंतु कभी कभी वो अनलंकृत, अलंकार रहित भी हो सकता है। अब ये जो 3 शर्तें लगाई, इस पर परवर्ती विद्वानों ने अनेक आक्षेप लगाए। जब इन्होंने अदोषौ कहा कि काव्य दोष रहित होना चाहिए, तो इस पर विद्वानों ने ये कहा कि ऐसा होना बहुत कठिन है, दुर्लभ है, कि कोई भी रचना हो वो पूर्णतया दोष रहित नहीं हो सकती। उसमें कितना भी उत्तम काव्य क्यों ना हो, कितना भी श्रेष्ठ काव्य क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ दोष तो रहेगा ही। अगर हम अदोषों की बात करते हैं तो वाल्मीकि का रामायण या महाभारत या कालिदास के काव्य, वो सब भी उसमें बाहर हो जाएंगे, उनको भी हम काव्य नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अदोष शब्द आ गया। अब सगुणाव, गुण कहा। अब एक तरफ तो गुण को रस का धर्म माना जा रहा है, दूसरी तरफ गुण को काव्य का धर्म मानना, तो इस पर भी आक्षेप लगे। फिर जब ये कहा कि अनलंकृति पुनः, तो इस पर विद्वानों ने आक्षेप करते हुए कहा कि काव्य अलंकार, क्योंकि उस समय अलंकार से रहित काव्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, तो काव्य अलंकृत ही होता है। तो अगर अलंकृत नहीं है तो वे काव्य ही नहीं है, वे तो मात्र शब्दार्थ है, तो उसको हम काव्य नहीं कह सकते। तो इसलिए इस अनलंकृति पर भी आक्षेप हुआ। तो यहाँ तक कह दिया गया कि अनलंकृत अगर काव्य कह रहे हैं, ये तो वैसे ही है जैसे अग्नि को शीतल कह देना। अग्नि का गुण उष्णता स्वाभाविक है, इसी तरह से काव्य का गुण अलंकृत होना एक स्वाभाविक है, और अनलंकृत अगर हम कह देते हैं तो वह उसके जो सामान्य धर्म है, जो उसका मूल धर्म है, उसको कम करने वाली बात है। फिर आए आचार्य विश्वनाथ, रसवादी आचार्य थे, और इन्होंने शब्दार्थ की बात ना करके वाक्य शब्द लिया, और इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रसवादी आचार्य हैं तो इसलिए रस की बात करते हैं, और शब्दार्थ ना कह करके वाक्य शब्द लेते हैं। ये पहली बार विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में शब्दार्थ ना कह करके वाक्य शब्द को लिया। वाक्य में भी शब्दार्थ आते हैं, परंतु काव्य में वाक्य का महत्व है, जिसमें योग्यता, सन्निधि आदि गुण होने चाहिए, तो शब्दार्थ में वे गुण नहीं होते, तो इसलिए रस युक्त वाक्य ही काव्य है। फिर जयदेव ने काव्य का लक्षण देते हुए कहा निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुण भूषिता सालंकार रसानेक वृत्ति वाक काव्य नाम वाक। अर्थात वह वाणी जो दोष रहित हो, गुणों से युक्त रीति वाली, लक्षणवती, अलंकार और रसों से युक्त हो, काव्य कहलाती है। अब इन्होंने दोष रहितता को भी लिया, गुणों से युक्त रीति वाली भी कहा, अलंकारों से युक्त, रस से युक्त, तो इस तरह से इन्होंने अपनी लक्षण में सब कुछ समेट लिया। तो वे वाणी शब्द की बात करते हैं, शब्दार्थ की बात नहीं करते हैं। कालिदास ने भी जब रघुवंश महाकाव्य की रचना की तो प्रारंभ में उनका पहला श्लोक ही यही है, पहला छंद ही यही है, जिसमें वो वागर्थ प्रतिपत्ति कहते हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ।
तो वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों का साहित्य, दोनों का सहयोग ही, दोनों का सहभाव ही काव्य है। जिस तरह से शिव पार्वती जुड़े हुए हैं, और यही बात मानस के रचयिता तुलसीदास भी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कईयत भिन्न न भिन्न। तो वो भी गिरा, वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों का संबंध जल और तरंग, जल और लहर के साथ मानते हैं। तो इस तरह से कवियों ने भी शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव को, सहित भाव को ही काव्य के लक्षण के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात हमारे संस्कृत काव्य शास्त्र में अंतिम आचार्य, उस परंपरा के अंतिम आचार्य पंडित राज जगन्नाथ माने जाते हैं। और उन्होंने जब काव्य की परिभाषा दी तो उन्होंने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। कि अब प्रारंभ में दंडी ने पदावली शब्द की बात की थी, पंडित राज जगन्नाथ भी शब्द को ही काव्य मानते हैं, पर शब्द कैसा? रमणीयार्थ प्रतिपादक। अब ये जो रमणीय शब्द है ये वैसा ही है जैसे दंडी ने इष्ट अर्थ कहा था, वामन ने उसको सौंदर्यम कहा, आनंदवर्धन और कुंतक ने उसको लोकोत्तर आनंद कहा, उसी को जगन्नाथ जो है वो रमणीय कहते हैं। रमणीयता, चारुता, सौंदर्य, इष्ट। तो ये सब पर्याय रूप में ही है कि काव्य, कौन सा शब्द काव्य कहलाएगा? जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादक है। तो इस तरह से हमने मित्रों अभी चर्चा की संस्कृत के काव्य शास्त्रीय आचार्यों की, जिन्होंने सूत्र रूप में काव्य को परिभाषित करने का, उसके लक्षण देने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे हिंदी विचारकों एवं कवियों के मत। हिंदी में भी मूल रूप से मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में, रीतिकाल में जब काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की जाने लगी तो इन कवि आचार्यों ने अपना कोई नवीन मत स्थापित नहीं किया। जो काव्य शास्त्र की परंपरा संस्कृत में चली आ रही थी उसी का भावानुवाद या शब्दानुवाद इन कवियों ने किया, उसे ही ब्रज भाषा में अनुदित कर दिया। कोई नवीन मत स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। और इन कवियों ने उन लक्षण ग्रंथों का कोई विवेचन, गहन अध्ययन, चिंतन, मनन नहीं किया। उनका मूल उद्देश्य था काव्य शास्त्र के जो नियम हैं उनको ब्रज भाषा में रूपांतरित कर दिया जाए ताकि सामान्य जन उसको समझ सके, काव्य रसिक उसको समझ सके, जो संस्कृत भाषा से अब परिचित नहीं थे। संस्कृत भाषा जिनको नहीं आती थी वे भी काव्य के नियम जान सके। तो इसलिए इन्होंने संस्कृत के जो काव्य शास्त्रीय नियम थे उनको ब्रज में अनुवाद किया। तो सर्वप्रथम आते हैं चिंतामणि। चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु, और इसमें उन्होंने सबसे प्रथम मम्मट का ही उदाहरण लेते हुए मम्मट के ही काव्य लक्षण को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। वे कहते हैं सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारौ कवित विबुध कहत सब कोई। कि कैसा हो? सगुण, सगुण मतलब गुणों से युक्त, ओज माधुर्य प्रसाद आदि गुणों से युक्त हो, अलंकारों से युक्त हो, और कैसा हो? दोष रहित, जिसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो जो काव्य प्रकाश में मम्मट ने काव्य का लक्षण दिया उस वही बात चिंतामणि कविकुल कल्पतरु में कहते हैं, और लगभग यही बात कुलपति मिश्र भी कहते हैं। वे भी कहते हैं दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, कि कुछ अलंकार अल्प, कम मात्रा में भी अलंकार होने चाहिए। सबद अर्थ सो कथित है
ताको करो विचार। तो ये भी शब्द और अर्थ के सहभाव को मानते हैं, जो भामा ने भी माना, जिसको मम्मट ने भी माना। इसी तरह से एक अन्य मध्यकाल में हिंदी में कवि आचार्य हुए सोमनाथ, वे भी मम्मट के ही काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद करते हुए कहते हैं, सगुन पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही बुद्ध। तो वे भी गुणों से युक्त शब्दार्थ को, कैसा, जो दोष बिनु, दोष रहित हो, और जो छंद से युक्त हो, छंद में हो, पिंगल से युक्त हो, तो ऐसे कवि कर्म को ही वे कवित कहते हैं, काव्य कहते हैं। तो इन कवियों का कोई मौलिक स्थापना नहीं रही, वे संस्कृत का ही उल्था मात्र रहा, तो कोई विशेष योगदान काव्य शास्त्र में या काव्य के लक्षण में कोई नवीन मत उभर कर आया हो, ऐसा नहीं रहा। हाँ, आधुनिक काल में जो नए विचारक आए, समीक्षक आए, आलोचक आए या कवि आए, उनके ऊपर पाश्चात्य विचारकों का भी प्रभाव था, संस्कृत काव्य शास्त्र का भी प्रभाव था, और उन्होंने अब एक नवीन दृष्टि भी रखते हुए अपने अपने ढंग से काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में कहीं बीच बीच में उनके कथन जो है वो काव्य को परिभाषित करते हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राशि का जो संचित कोश है उसे ही साहित्य कहा जाता है। एक और जगह कहते हैं, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग स्थानों पर कविता को परिभाषित किया सूत्र रूप में, परंतु वे एक स्थान पर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कविता के लिए अनिवार्य है सादगी, असलियत और जोश, कि ये तीनों होने कविता के लिए अनिवार्य हैं। अब उनके एक उदाहरण देखेंगे, सादगी, असलियत और जोश, यदि ये तीनों गुण कविता में हो तो कहना ही क्या है। परंतु बहुधा अच्छी कविता में भी इनमें से एक आध गुण की कमी पाई जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि कविता में केवल जोश रहता है, सादगी और असलियत नहीं, परंतु बिना असलियत के जोश का होना बहुत कठिन है। अतएव कवि को असलियत का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य में असलियत, सादगी और जोश तीनों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु मुख्य वे महत्व देते हैं, मुख्य बात करते हैं असलियत। असलियत मतलब यथार्थ, सत्य से जुड़ी हुई हो। केवल अगर कविता में जोश ही जोश है और उसमें यथार्थ नहीं है, वो सत्य से परे है, तो उसको कविता नहीं कहा जा सकता, उसको काव्य नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अगर किसी काव्य में सादगी भी है, असलियत भी है और जोश भी है, तो उस कविता को वे श्रेष्ठ कविता मानते हैं, जबकि ये तीनों का होना एक साथ दुर्लभ होता है, कठिन होता है। इसी तरह से मध्यकाल में जो काव्य शास्त्रीय लक्षण प्रस्तुत किए गए, या संस्कृत में जो काव्य शास्त्र में लक्षण काव्य के प्रस्तुत किए गए, वे एक परंपरा थी और दूसरी ओर आधुनिकता थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस समय आए, जिस युग में वे आए, वह युग संक्रांति काल का था। एक और परंपरा का साम्राज्य था, परंपरा चली आ रही थी, और दूसरी ओर आधुनिकता की बात की जा रही थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य में भी हमें उनके दृष्टिकोण में भी दोनों
का मिला जुला रूप, दोनों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। और वे क्या कहते हैं, उन्होंने जो काव्य का लक्षण दिया कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मानव की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। आचार्य शुक्ल जी की ये परिभाषा मौलिकता से युक्त है। उन्होंने पहली बार काव्य को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ा, भावना से जोड़ा है और शब्द विधान को कविता माना है कि मानव की वाणी शब्द विधान जो करती आई है। और शब्द विधान किसके लिए? मुक्ति की साधना के लिए। और मुक्ति की साधना कैसी? हृदय की मुक्तावस्था। अब जब ये हृदय की मुक्तावस्था की बात करते हैं तो वहाँ उनका अभिप्राय है कि मनुष्य जो है वे निज पर के भाव से ऊपर उठ जाता है, अपने पराय के भाव से, दोष गुणों से ऊपर उठ जाता है। उसकी भाव दशा ऐसी हो जाती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अपने पराय का भेदभाव नहीं रह जाता। और यही भाव दशा है, यही रस दशा कहलाती है कि जो शब्द चेतना मानव हृदय को निज और पर की चेतना से ऊपर उठाकर विशुद्ध भावना के धरातल पर प्रतिष्ठित करते, उसे लोकोत्तर आनंद दे सके, वही काव्य है। अब लोकोत्तर आनंद दे सके, जिसकी चर्चा जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादक करते हैं, जिसके लिए दंडी इष्टार्थ की बात करते हैं, उसी के लिए आचार्य शुक्ल ने लोकोत्तर आनंद की बात की। तो एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर इन्होंने कविता का लक्षण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से आधुनिक काल के कुछ कवियों ने भी काव्य के लक्षण बताने का, उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। जयशंकर प्रसाद कामायनीकार प्रसिद्ध कवि हुए और वे बहुत बड़े दार्शनिक भी थे और चिंतक भी थे। और उन्होंने काव्य के लक्षण पर, काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप कैसा है, इस पर भी चिंतन किया। और उन्होंने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। ये एक श्रेयमयी प्रेम रचना है। काव्य या साहित्य आत्मा की अनुभूतियों का नित्य नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है। अब इन्होंने जो काव्य का लक्षण दिया, उसमें पाठक की अपेक्षा कवि को प्रमुख स्थान दिया है। इन्होंने अपने लक्षण में सत्यम, शिवम और सौंदर्य का समावेश किया है। ये काव्य के लिए कहते हैं कि काव्य अनुभूति है। अनुभूति भी कैसी? संकल्पात्मक अनुभूति है। तो ये काव्य को भावना से जोड़ते हैं, भाव से जोड़ते हैं, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। और वे उसको लोक मंगल से जोड़ते हैं, उसको लोक कल्याण के साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि ये एक श्रेयमयी, कल्याणमयी प्रेम रचना है और आत्मा की अनुभूतियों का नित्य नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है। तो इस तरह से जो प्रसाद जी ने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया, उस पर बहुत अधिक प्रभाव क्रोचे की सहज अनुभूति का दिखाई देता है। उससे पर्याप्त साम्य हमें मिलता है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर शुक्ल जी ने एक निबंध लिखा था और उस निबंध में जिस तरह से उन्होंने उनकी सहजानुभूति की बात की है, उसी का साम्य हमें इनके काव्य लक्षण में दिखाई देता है। इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद जो प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार रहे, उन्होंने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है कि साहित्य जीवन की आलोचना है।
तो वे उपयोगितावादी दृष्टि रखते हुए काव्य को परिभाषित करते हैं। महादेवी वर्मा ने काव्य के लिए जो लक्षण दिया, उन्होंने कहा कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। तो काव्य में पहुंच करके कवि की भावना कवि की नहीं रह जाती, वे भावना का सामान्य जो दूसरा पाठक है उसके हृदय में भी वही भावना आविर्भूत हो जाती है। जो काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की बात की जाती है, उसी साधारणीकरण का संबंध ये महादेवी वर्मा कविता से मानती है कि वे कवि विशेष की अपनी भावनाएं नहीं होती, वे भावनाओं का साधारणीकरण हो जाता है और वे पाठक के हृदय में भी वही भावनाएं आविर्भूत हो जाती हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, उन्होंने काव्य का लक्षण देते हुए कहा, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मानव मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। यद्यपि यह स्वीकार करना होगा कि रस का हमारे यहाँ दुरुपयोग भी कम नहीं किया गया। तो ये सौंदर्य संवेदना की बात कर रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी, और मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे वो काव्य को मानते हैं कि इसमें मानव अनुभूतियां हैं और उन अनुभूतियों को कल्पना के सहारे एक सुंदरतम रूप में, एक सौंदर्यमय रूप में चित्रित किया जाता है, और वे ही काव्य है जो मानव मात्र में स्वभावता भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। तो इन्होंने भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि रखते हुए मनोवैज्ञानिक धरातल पर काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया, कविता की परिभाषा दी। जिस सत्यम शिवम और सौंदर्यम की बात प्रसाद करते हैं, वही बात नंद दुलारे वाजपेयी भी करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, हमने अभी संस्कृत काव्य शास्त्रीय आचार्यों के काव्य लक्षण देखे, मध्यकाल में जो रीतिकालीन कवि आचार्य हुए उनके काव्य लक्षण देखे, और आधुनिक काल में आलोचकों के, समीक्षकों के और कवियों के क्या मत रहे काव्य को लेकर के, उस पर चर्चा की। अब हम देखते हैं कि पाश्चात्य विचारकों के काव्य के विषय में क्या मत रहे, वे कविता को किस रूप में देखते हैं। अरस्तु जो पाश्चात्य विचारक रहे, वे कहते हैं कि काव्य क्या है, पोइट्री क्या है, इट इज़ एन इमिटेशन बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स। वे काव्य को भाषा के माध्यम से होने वाली ऐसी अनुकृति कहते हैं जो मन पर अमिट प्रभाव छोड़ देती है। तो वे पोइट्री को इमिटेशन मानते हैं। प्लेटो ने भी कला को नकल कहा था, अरस्तु भी उसे इमिटेशन, अनुकरण, अनुकृति मान रहे हैं। और इसी तरह से जो कॉलरीज हुए, उन्होंने माना पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स ऑफ इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होते हैं। कि बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, कि अपने जो सर्वोत्तम एक क्रम है, एक व्यवस्था है, उसमें सर्वोत्तम शब्द ही कविता कहते हैं। तो ये बेस्ट वर्ड्स की बात करते हैं। और जो वर्ड्सवर्थ थे, वर्ड्सवर्थ कविता को भावों का सहज उच्छलन मानते हैं कि अचानक से एक मन के अंदर एक ऐसा वेग उठता है, प्रबल वेग उठता है और कविता फूट पड़ती है। उनकी बड़ी प्रसिद्ध काव्य का लक्षण है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी।
कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, कि जो हमारी पावरफुल फीलिंग्स है, जो हमारी प्रबल अनुभूतियाँ हैं, वे इतनी प्रबल हो जाती हैं कि उनका सहज उद्रेक उभर करके बाहर निकल आता है, और जिसका स्रोत शांति के समय स्मृत मनोवेगों में फूटता है। जैसे बादलों से एकदम से धारा निकल करके फूट करके बाहर आ जाती है, उसी तरह से जो हमारे हृदय के अंदर के जो मनोवेग हैं, प्रबल मनोवेग हैं, वो भावनाएं, वो अनुभूतियाँ कविता के रूप में प्रकट हो जाती हैं। इसी तरह से एक और पाश्चात्य आलोचक रहे मैथ्यू आर्नल्ड। वे मानते हैं पोइट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। मित्रों, हमने देखा था मुंशी प्रेमचंद ने भी यही कहा था, साहित्य जीवन की आलोचना है। तो मुंशी प्रेमचंद जिस तरह से साहित्य को उपयोगितावादी दृष्टि से देखते हुए जीवन की आलोचना कहते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड भी उसी तरह से पोइट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहते हैं। ऐसे ही एक अन्य पाश्चात्य विचारक हुए डॉक्टर जॉनसन। वे मानते हैं पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विद ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। तो डॉक्टर जॉनसन ने कविता को उस कला के रूप में स्वीकार किया जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करती है। तो ये कविता में सत्य की भी बात करते हैं और प्लेजर, आनंद की भी बात करते हैं। तो अनुभूति, कल्पना और सत्य, इन सब का समन्वय उनके अनुसार पोइट्री है। अब इन सब को देखते हुए, पाश्चात्य विचारकों को भी देखते हुए, भारतीय काव्य शास्त्र को भी देखते हुए, चैम्बर्स डिक्शनरी में हमें जो पोइट्री की डेफिनेशन मिलती है, उसकी जो परिभाषा मिलती है, वहाँ कहा गया है पोइट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन मेलोडियस वर्ड्स थॉट्स विच आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग। कि कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला कविता है। अब यहाँ देखिए, शब्द आए हैं कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचार, और उनको अभिव्यक्त किस में किया जाए? मधुर शब्दों में। और ये जो कला है उसको कविता माना है। पाश्चात्य विचारक जितने भी रहे मित्रों, वे पोइट्री को एक आर्ट मानते हैं, एक कला मानते हैं। और संस्कृत के आचार्य कविता को, काव्य को एक साधना के रूप में मानते हैं कि कविता करना एक साधना है। अब हमने अभी तक सब संस्कृत के काव्य शास्त्रियों के मत देखे, भारतीय हिंदी आधुनिक कवि समीक्षकों के, आलोचकों के, विचारकों के मत देखे। तो इन सबको अगर हम पाश्चात्य विचारकों के भी मत देखें, इन सबको अगर हम समेत रूप में देखें, तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विचारक रहे जिन्होंने शब्द को महत्व दिया, संस्कृत में विशेष रूप से, और कुछ ऐसे आचार्य रहे जिन्होंने शब्दार्थ, शब्द और अर्थ दोनों को महत्वपूर्ण माना, और साथ ही ये कहा कि शब्दार्थ भी कैसा? जो दोष रहित हो। कैसा शब्दार्थ? सगुणाव, गुणों से युक्त हो, अनलंकृत भी, अलंकार से युक्त हो, नहीं भी हो तब भी चलेगा। तो दोष रहित होना ये सभी आचार्य स्वीकार करते हैं, और अधिकांशतः आचार्यों ने शब्दार्थ को काव्य के लिए मुख्य माना। और साथ में शब्दार्थ भी कैसा? रमणीय, जिसमें सौंदर्य हो, जिसमें चमत्कृति हो, चारुता हो, ऐसा शब्दार्थ, वही काव्य। और जब हम आधुनिक समीक्षकों के, विचारकों के मत देखते हैं, तो वे कविता के लिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हैं, लोक मंगल की भावना। आचार्य शुक्ल लोक मंगल की भावना को
महत्वपूर्ण मानते हैं। वही प्रेमचंद जो है वो उपयोगितावादी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए काव्य को जीवन की आलोचना के रूप में देखते हैं। तो मूलतः हम देखें तो काव्य में, कविता में क्या क्या होना अनिवार्य है? शब्द, अर्थ, अनुभूति, कल्पना और विचार, ये 5 तत्व होने अनिवार्य हैं। शब्द और अर्थ तो रहेंगे ही रहेंगे, बिना अर्थ के शब्द का कोई महत्व नहीं है। शब्द और अर्थ तो काव्य के शरीर है ही, और ये शब्द और अर्थ भी कैसे हो? कवि की अनुभूति से जुड़े हुए, कवि की भावना उसमें महत्वपूर्ण हो, और वे जो अनुभूति है कवि की, वह अनुभूति कल्पना से युक्त हो करके, उसमें कल्पना का तत्व जुड़े, परंतु कल्पना इस रूप में नहीं हो कि कविता यथार्थ से दूर हो जाए, वे समाज से कट जाए। यथार्थ भी हो, परंतु कैसी हो? रमणीयार्थ प्रतिपादक, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली। और ये कब होगा? जब उसमें विचार तत्व भी जुड़ा हुआ हो। तो इस तरह से मित्रों, कविता में 5 तत्वों का होना अनिवार्य है। एक शब्द, दूसरा अर्थ, तीसरा अनुभूति, चौथा कल्पना और 5वां विचार तत्व। और ये पांचों में अगर उचित समन्वय किया जाता है, इन 5 में अगर कवि ठीक से समन्वय करके रचना प्रस्तुत करता है, तो वह रचना, वह काव्य उचित कहलाता है, वही कविता कहलाता है। और ऐसी कविता ही रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करती है, और वे समाज के साथ जुड़ती है, वे सहृदय को आह्लादकारी प्रतीत होती है, वे सहृदय को आनंद देने वाली होती है, वे ऐसी कविता चमत्कार से युक्त होती है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने चर्चा की काव्य लक्षण को लेकर के, काव्य के क्या लक्षण है, कविता क्या है, और उसके आधार पर हमने कविता का एक स्वरूप निश्चित किया। कविता का एक क्या स्वरूप उभर करके आया, उसके स्वरूप में आ जाता है कि कविता में कवि की अनुभूति रमणीय शब्दों के माध्यम से इष्ट पदावली के रूप में इष्ट अभीष्ट अर्थ को युक्त करते हुए, और समाज के हित को देखते हुए, समाज के कल्याण को देखते हुए, कल्पना का आश्रय लेकर के और यथार्थ से जुड़ी हुई प्रस्तुत हो। तो इस तरह से कविता की जो चैम्बर्स डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है कि पोइट्री इज़ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन मेलोडियस वर्ड्स, कि वर्ड्स कैसे हो? मेलोडियस अर्थात मधुर शब्दों में, रमणीयता को उत्पन्न करने वाले शब्दों में, और क्या हो? थॉट्स, थॉट्स कहने से विचार तत्व आ गए कि उसमें विचार होना चाहिए, केवल कल्पना मात्र नहीं होनी चाहिए। विच आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन तो रहेगा ही, और फीलिंग्स, कवि की अनुभूति, कवि की अपनी जो अनुभूति है वे कविता में प्रस्तुत होनी चाहिए। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने चर्चा की काव्य के लक्षण के ऊपर। तो इसी के साथ आज की चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे। अगली बार हम नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे, और अगला विषय हम चर्चा के लिए लेंगे अलंकार संप्रदाय को। अलंकारों के ऊपर हमने अलंकार और अलंकारे में क्या अंतर है, अलंकारों की पूरी एक जो परंपरा है उस पर चर्चा हो चुकी है। अब अलंकारों के जो भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन पर हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।